वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि आप इसको कह सकते हो, थर्मो का मतलब है हीट और डायनेमिक्स का मतलब है फ्लो। अगर मुझे इन दोनों इसको पार्ट्स में करना हो तो इसके दो पार्ट बनेंगे, एक थर्मो जिसका मतलब है हीट और एक डायनेमिक्स जिसका मतलब है फ्लो होना। थर्मो मतलब कि हीट और डायनेमिक्स यानी कि फ्लो। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ हीट, जिस तरफ हीट मूव करती है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली 3 ब्रांचेस आती हैं आपके पास, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक है उसमें आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। जो आपके पास ऑर्गेनिक है उसमें कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनके रिएक्शंस और उनकी डिटेल। अब इसके बाद आपके पास एक तीसरा एस्पेक्ट और रहता है जिसमें मतलब थोड़ा मैथमेटिकल जैसा आ जाता है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है, आप इसको कह सकते हो ये स्टडी ऑफ एनर्जी, यानी कि हम कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये स्टडी ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के बारे में पढ़ना या हीट के फॉर्म एनर्जी के बारे में पढ़ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन वो किस तरह चेंज हो रही। कि अगर आप कह रहे हो कि आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट की, यानी कि आपके पास जैसे होता नहीं कि जो वाटर होता है जब उसको डैम के ऊपर से गिराया जाता है तो नीचे जो टर्बाइंस लगी होती हैं उनमें मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहाँ पे आपने क्या किया है कि जो वाटर की एनर्जी थी उसको आपने यूज़ कर लिया ताकि आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो स्टडी ऑफ एनर्जी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी वजह से जो चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी सिस्टम में, वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। और आप इसको दूसरे टर्म में और भी कह सकते हो कि हीट इन मोशन। अब अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसकी ज़रूरत क्या थी? सबसे पहले तो इसका स्कोप, मतलब इसकी हद क्या है जिसको आप कह सकते हो। ये क्या करता है? प्रेडिक्ट कर सकता है। इट कैन प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन संभव है या नहीं है, इसके बारे में ये थर्मोडायनेमिक्स आपको बता सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अगर तो आपके पास जैसे होता है एक कॉन्सेप्ट आता है रैंडमनेस। जैसे होता है ना कि अगर हम घर पे बैठे हैं तो चाहे हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी चीज़ों को अरेंज करें, वो सारी की सारी चीज़ें एक पॉइंट पे आके बिखर ही जाती। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रैंडमनेस। रिएक्शंस के साथ भी ऐसा ही होता है कि नेचर की ये सारी के सारे रिएक्शंस रैंडमनेस यानी कि एंट्रोपी उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे आपके पास ये रैंडमनेस ज़्यादा हो। और रैंडमनेस को हम डिनोट करते हैं, मतलब इसके लिए हमने टर्म यूज़ की एंट्रोपी। अब जिस साइड रिएक्शन, अगर वो फॉरवर्ड साइड जाते हुए किसी भी रिएक्शन में अगर ए प्लस बी सी बना रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए ए प्लस बी ने सी बनाया, इस केस में क्या हुआ? अगर ये सॉलिड था, ये भी आपके पास, चलो कोई चीज़ मान लेते हैं, वो लिक्विड ले लेते हैं, और ये दोनों कंबाइन होके लिक्विड बन गए। ठीक है, दोनों कंबाइन होके आपके पास लिक्विड बन गए किसी रिएक्शन से। तो सॉलिड के केस में हमें पता है कि जो एटम्स जो हैं बहुत नज़दीक पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, वो दूर चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं सी के केस में क्या हुआ? रैंडमनेस बढ़ गई। अब जितना ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन फिजिबल होगा। यानी कि मतलब हम नेचर और हम प्रेफर करते हैं एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे रैंडमनेस सबसे ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ इसने बताई कि ये कैलकुलेट कर सकता था, कैलकुलेट द एनर्जी चेंजेस if the reaction takes place। मान लीजिए ए प्लस बी वाला रिएक्शन होता है और ये लिक्विड बनने के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी का चेंजेस है किसी भी रिएक्शन में, वो भी थर्मोडायनेमिक्स बता सकती थी कि निकल रही है एनर्जी। जैसे हम कहते थे ना कि जब आपके पास एक
एटायन और एनायन जब कंबाइन करते हैं तो वहाँ से लैटिस एनर्जी निकलती है। तो उस केस में यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है या इसको लेनी पड़ती है वो भी थर्मोडायनेमिक्स बता सकती है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्सटेंट to which a chemical reaction can take place, to which a chemical reaction takes place। ठीक है, ये वो हद भी बता सकता है जहाँ तक एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, लकड़ी को बर्न किया, ठीक है, लकड़ी को बर्न करने के बाद क्या हुआ, वो राख बन गया। अब राख को आप जितना मर्जी बर्न कर लो, कुछ आगे बनेगा उससे? नहीं ना। तो ये वो भी बता सकता था कि किस हद तक कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास प्रोसीड करेगा, यानी कि जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा वो थर्मोडायनेमिक्स बता सकती थी। नेक्स्ट चीज़ है, इसके बाद इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशंस क्या है कि ये एप्लीकेबल है टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड नॉट टू माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है कि आपकी आंखों के सामने जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उस लेवल तक, मतलब उस वहाँ तक कोई एंट्रोपी या कोई रिएक्शन हो रहा है तो ये उस सिस्टम तक एप्लीकेबल है। लेकिन अब बिल्कुल ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास फिजन और फ्यूजन जैसे रिएक्शंस होते हैं, एक में क्या होता है कि आपके पास कोई बल्कि एटम कोई आपके पास जैसे यूरेनियम जैसे, तो वो न्यूट्रॉन रिलीज़ करते थे और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती। अब जो ये हैवी एटम्स है, बेशक हैवी एटम है, जितना मर्जी इसका मास है, लेकिन साइज़ तो छोटा ही है आपके पास, तो उस केस में हम इसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे नहीं लगा सकते। सेकेंड पॉइंट था कांट प्रेडिक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पीड नहीं बता सकता। रिएक्शन किस स्पीड से होगा, यानी कि अगर मान लीजिए आपको लकड़ी और कागज़ दोनों बर्न करने के लिए चाहिए, तो कागज़ जल्दी बर्न करने लग जाएगा और लकड़ी थोड़ा लेट बर्न करेगी। तो थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाई एग्जैक्टली कि इनमें अगर ये स्पीड बताएं किसी रिएक्शन की तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। या फिर टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम, ये दोनों ही चीज़ें ये बता नहीं सकता था। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम इस टॉपिक के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स किस बारे में एग्जैक्टली पढ़ा रही है आपको। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में। फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है सिस्टम। क्या होता है सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ नहीं, या फिर कोई और सिस्टम वैसा नहीं। सिस्टम की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under investigation, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपके पास कोई मतलब आपको मैगी का किसी कंटेनर में मैगी बन रही है वो दे दिया आपके पास, तो यहाँ पे जो मैगी है आपके पास वो सिस्टम है, ठीक है, वो पार्ट है। आप ये चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि मैगी के जो बन रही थी स्टार्टिंग में कैसी थी और प्रोडक्ट में कैसी है, तो मैगी आपके पास यहाँ पे वो सिस्टम है, ये वो पार्ट है जिसके आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहीं अगर आप इसके साथ बात करो, देखो जब भी हम यूनिवर्स की ओवरऑल बात करेंगे, यूनिवर्स जो है आपके पास दो चीज़ों से बना हुआ है, एक सिस्टम और एक उसकी सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग्स के सिस्टम के बारे में तो हम कह सकते हैं कि ये वो पार्ट है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सराउंडिंग एनीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम, सिस्टम के सिवाय कुछ भी, सिस्टम के सिवाय आप हो सकते हो, आपके साथ में रखा जग हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। अब अगर हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया कि कोई कंटेनर लिया,
जैसे कि ये वाटर बॉटल लेते हैं, ये वाटर बॉटल लिया आपने और इस वाटर बॉटल में क्या कर दिया, पानी भर दिया। जो पानी है आप इस पे मतलब ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सिस्टम है। और सिस्टम के बाहर ये चीज़ जो है, ये चीज़ ये है बाउंड्री। ठीक है, अब बाउंड्री हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये छोटी सी ये जो मतलब लाइन है, या जो बॉटल की बाहर की कवरिंग वो जो होती है उसकी, जो बॉटल की बॉडी है, वो बॉडी आपके पास इसकी बाउंड्री होगी। अब बाउंड्री हम किसे कह सकते हैं, ये चीज़ क्या होती है बाउंड्री, बाउंड्री क्या करती है, सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है। मतलब अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई चीज़ है तो वो है आपके पास बाउंड्री। अब बाउंड्री दो टाइप्स की हो सकती है, या तो बाउंड्री इमेजिनरी हो, मतलब बाउंड्री बेसिकली आपके पास कई टाइप की होती है, हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं उनको एक एक करके। बाउंड्री क्या है, ये सेपरेट करती है सिस्टम और सराउंडिंग्स को। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपके पास इसको, ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। अच्छा, रियल कैसे, देखो अगर मैं इस पेन की बात करूँ, किसी भी इंक पेन की बात करूँ, तो उसके केस में क्या होगा, ये जो इंक है ये इस रिफिल के अंदर रहेगी। रिफिल के अंदर जो रिफिल का जो बॉडी है वो क्या है, वो इसके लिए बाउंड्री है। ठीक है, अब देखो मैं इस पेन को क्या कर, जैसे मैंने कोई बॉटल ली, पानी की बॉटल, तो पानी की बॉटल पे जब तक तो ढक्कन लगा है और पूरी वो बॉटल के पानी के अंदर है, तो क्या होगा, वो आपके पास, जस्ट अ मोमेंट, आपके पास जैसे मैं अगर इस गुलाब जल की बोतल की बात करूं, तो देखो ये जो लिक्विड है इसके अंदर, ये इसका सिस्टम है, और जो ये बाहर है ये सराउंडिंग्स, मतलब इसके सिवाय ये पेन ले लो, ये रेड पेन ले लो, और ये पेज और ये फ़ोन, सब कुछ ये आपके पास इसके सराउंडिंग्स में आ गया। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इसकी बाउंड्री की, तो ये चीज़, ये जो इसकी बॉडी जैसी, ये जो इसको घेर के रखी है, मतलब जहाँ से ये बाहर नहीं निकल सकता, ये रियल बाउंड्री है। लेकिन अगर इसको मैंने खोल के रख दिया, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको खोल देती हूँ, तो आपके पास क्या होगा, ये रियल बाउंड्री ना रह के इमेजिनरी बाउंड्री हो जाएगी। क्योंकि उस केस में क्या किया आपने, लिक्विड को एक्सपोज कर दिया नेचर के, तो वहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री है, कि मतलब बाउंड्री तो है कि बॉटल के ऊपर थोड़ी ऐसी जगह है कि वहाँ पे हम इमेजिन करें कि पानी वहाँ से निकलेगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है वहाँ से निकल भी जाए। तो ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं। हम करते हैं इनको डिस्कस, रिजिड और फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं, परमिएबल भी हो सकती है, यानी कि जिनसे आर पार जा सके, या फिर इम्परमिएबल भी हो सकती है, या फिर डायथर्मिक और एडियाबैटिक भी हो सकती है। देखो बाउंड्री को अगर हमें कंपेयर करना हो, बाउंड्री को समझाना हो, तो ये टाइप ऑफ वॉल है, एक तरह की दीवार है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम रिजिड वॉल की बात करें, धीरे धीरे लेते हैं कि एग्जाम्पल को, अगर हम रिजिड वॉल की बात करें तो ये एक इमूवेबल वॉल है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी वॉल की बात कर रही हूँ, तो ये क्या है आपके पास, रिजिड है, मतलब ये सख्त है, आप इसको मूव तो नहीं कर सकते ना, कि मैं बोलूँ आपको इस बाउंड्री को मूव कर दो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो रिजिड वॉल का मतलब क्या होगा, एन इमूवेबल वॉल, एन इमूवेबल वॉल, जिसको आप हिला ही नहीं सकते। यानी कि किसी भी तरह का प्रेशर अगर आप इस पे लगाते हो, नो अमाउंट ऑफ प्रेशर इसको डिफॉर्म कर पाएगा, इस रिजिड वॉल को ना ही वो डिफॉर्म कर पाएगा और ना ही हिला पाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है इस रिजिड वॉल पे, वो इक्वल टू ज़ीरो है। मतलब अगर आप इस पर कोई भी दबाव लगाने की कोशिश कर रहे हो, कोई मतलब बहुत आपने स्ट्रॉन्ग वॉल ले ली, तो मान लीजिए आप अपने घर की दीवार को आप कंप्रेस करके अपने रूम को छोटा या बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके इसमें पॉसिबल नहीं, तो वो आपके पास इमूवेबल वॉल टाइप है, यानी कि रिजिड वॉल है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया कि एन इमूवेबल वॉल।
दूसरी चीज़ क्या है, नॉन रिजिड वॉल। अगर हम नॉन रिजिड वॉल की बात करें तो ये एक ऐसी वॉल है जो मूव कर सकती है, वॉल दैट कैन मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और फोर्स। ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी आपके पास रिजिड वॉल होती है, जबकि इसके केस में क्या होता है कि अगर इस वॉल पे आप ज़रा सा भी फोर्स लगाते हो या प्रेशर लगाते हो तो उस केस में ये वॉल क्या होती है, मूव कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो सकती है इन फॉर्म ऑफ वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसके केस में क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो क्या होता है, वो वॉल अंदर को कंप्रेस हो जाएगी। थर्ड केस क्या है, एडियाबैटिक वॉल, मतलब बाउंड्री की बात करें हम बेसिकली। एडियाबैटिक वॉल के केस में क्या होगा बेटा कि यहाँ पे एक ऐसी वॉल है जिसके बीच में नो हीट चेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हीट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी तरह का हीट चेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। थर्ड पॉइंट तक हो गया। अब फोर्थ की बात करें अगर हम, तो फोर्थ है हमारे पास डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल की बात करें, एक ऐसी वॉल है जो हीट को अलाउ करती है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। यानी कि यहाँ पे आपके पास, इसमें कह सकते हो आप, हीट फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो यहाँ क्या होगा, जो हीट चेंज है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है आपके पास उसका आदान प्रदान हो सकता है। ये तो था आपके पास टाइप ऑफ वॉल। अब हमें पता लग गया सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये तो थी वॉल्स की डिस्कशन की ना हमने। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम की बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ सिस्टम में जो सबसे पहला सिस्टम हमारे पास आता है वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर एज वेल एज एनर्जी, ये दोनों सराउंडिंग्स के साथ आपके पास मतलब एक्सचेंज किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी exchange with the surroundings can take place। ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई, जैसे मान लीजिए आपने ओपन फ्लास्क ली, कोई कॉफ़ी ली आपने, वो ओपन फ्लास्क में रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉट कॉफ़ी इन एन ओपन फ्लास्क। ठीक है, कॉफ़ी रखी है आपने किसी कप में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कॉफ़ी रखी किसी ओपन फ्लास्क में। अब इसमें क्या होता है, जैसे कप में रख दी मान लीजिए, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास वो मैटर भी लूज़ कर सकता है एज वेल एज एनर्जी भी लूज़ कर सकता है। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हमें लेना हो, अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, अगर ओपन बीकर के बीच में मतलब जैसे ओपन बीकर लिया और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा कि आपके पास ओपन सिस्टम आ गया। तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई वो बाहर निकल सकती, यानी कि जो रिएक्शन का कुछ मास था वो तो बाहर निकल गया। तो हम कह सकते थे कि ये आपके पास क्या है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। पहली चीज़ हॉट कॉफ़ी इन ओपन फ्लास्क, और दूसरा जिंक ग्रैन्यूल्स लिए आपने प्लस
डाइल्यूट HCl, और ये ओपन में हो रहा है रिएक्शन, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एस्केप कर जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारे पास, यहाँ तक हमें पता लग गया। हम कह सकते हैं कि अगर ये आपके पास कप है, ये चीज़ अगर आपके पास कप है या फ्लास्क है, तो ये अगर आपके पास चाय है और यहाँ से इसके वेपर्स बन रहे हैं, तो ये वाली जो बाउंड्री होगी, ये वाली बाउंड्री, ये रियल बाउंड्री होगी, मतलब चाय यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। और ये वाली बाउंड्री जो होगी, ये जो मतलब ऊपर आपने कोई ढक्कन ढुक्कन कुछ नहीं रखा, तो ये वाली जो बाउंड्री होगी वो होगी बेटा इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, अब रियल बाउंड्री क्या है, ये कंडक्टिंग है, कि मतलब आपको ये क्या कर रही है, मतलब आप इसको डायाथर्मिक कह सकते हो रियल बाउंड्री को, क्योंकि इसके अक्रॉस क्या हो रहा है, हीट चेंज टेक प्लेस, इसके अक्रॉस हीट चेंज इजीली हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि आपके पास क्या होता है कि ओपन सिस्टम क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होगा, जिस सिस्टम में कैन एक्सचेंज एनर्जी, कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, या फिर नॉट मास, नॉट मास। मतलब ये क्या कर सकता है कि आपके पास इस केस में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने क्या किया, हॉट कॉफ़ी ली, उसको स्टेनलेस फ्लास्क में डाल दी, जैसे कि आपके पास थर्मस वाला होता है ना, तो थर्मस के केस में क्या होता है कि एनर्जी जो है, जो बाहर आपके पास बॉटल है उसमें क्या हो रहा है, आपको एनर्जी या गर्मी फील हो रही है, लेकिन जो उसका वेपर्स है वो एस्केप नहीं कर पा रहे, तो मास का जो एक्सचेंज है वो किसी तरह पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन हीट एक्सचेंज हो रही। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी इन अ स्टेनलेस स्टील फ्लास्क। सॉरी, ये जो ऊपर एग्जांपल दिया आपको, ये थर्मोस फ्लास्क वाला, ये आइसोलेटेड सिस्टम का है। इन अ स्टेनलेस स्टील फ्लास्क, इसके केस में क्या होगा, हीट एक्सचेंज हो सकती है लेकिन आपके पास क्या होगा, मास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसका अगर एक और एग्जांपल लेना हो कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको एक क्लोज कंटेनर में किया जाता है, क्योंकि क्या होगा, जब आप उनको ओपन कंटेनर में करेंगे, तो जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ वो हाइड्रोजन एस्केप कर गया, तो वो आपके रिएक्शन का मास कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर हम एग्जांपल लें, हाइड्रोजन आयोडाइड को एक सील्ड ग्लास बल्ब में अगर हम हीट करते हैं, तो वहाँ पे उसके केस में हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज हो सकती है, पर जो मैटर का एक्सचेंज है उसमें कोई, मतलब मैटर में कोई एक्सचेंज नहीं आ सकता। जैसे कि अगर ये कंटेनर है आपके पास, अगर ये कंटेनर है, तो इसके केस में ये चीज़ क्या होगी, डायाथर्मिक, यानी कि हीट का एक्सचेंज अलाउ कर रही है, कैन एक्सचेंज एनर्जी, और मतलब इसमें आपके पास हीट एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होता। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, which can neither exchange matter nor energy with the surroundings। ठीक है, आपके पास कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि जैसे मतलब मान लीजिए हम उसको थर्मली स्पेशली इंसुलेट करते हैं ताकि उनके केस में आपके पास हीट बाहर ना जाए। अब जब आप थर्मस फ्लास्क की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम तक क्या आपके पास एनर्जी का ना तो लॉस होता है ना तो गेन होता है। अगर ऐसा होता तो आपके पास जो चीज़ उसके अंदर पड़ी है वो ठंडी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि थर्मस फ्लास्क में आपके पास हीट बाहर जा नहीं पा रही है,
हीट और मास दोनों ही बाहर नहीं जा पा रहे, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हॉट कॉफ़ी इन अ कॉर्क्ड थर्मस फ्लास्क। ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ना तो आपके पास हीट होगी इसमें और ना ही आपके पास ये बाहर निकल पाएगा। अगर इसी तरह हमें आइसोलेटेड सिस्टम को ड्रॉ करना हो तो इसके केस में जो वॉल होगी आपके पास, ये पूरा सिस्टम में डेल्टा क्यू हीट का चेंज नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ डेल्टा क्यू हीट का कोई चेंज नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये इंसुलेटिंग है और एडियाबैटिक है, कि मतलब हीट का एक्सचेंज ये अलाउ ही नहीं कर रहा है। अब जब हम किसी भी सिस्टम की बात करें, मान लीजिए आपने कोई सिस्टम लिया और उसके केस में क्या है, उसके वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या है आपके पास, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट बता दें कि इस प्रेशर, वॉल्यूम, इस प्रेशर, टेम्परेचर और उस पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने और वॉल्यूम कितने हैं उसमें। अगर आपने कोई सिस्टम लिया उसमें आपके पास कंडीशन सेम और आपने क्या किया, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किया, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करवाया और उसकी वजह से किस में चेंज हो गया, P2, V2, T2 और N2 में। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली स्टेट थी आपके पास P1, V1, T1, N1 वाली, वो प्राइमरी स्टेट है और ये जो आपके पास आई ये दूसरी स्टेट है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेट ए, अगेन वही चीज़ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और ये हो जाएगी आपके पास स्टेट बी। अब ये स्टेट ए और स्टेट बी हमें इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकें। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक्सटेंसिव की बात करें तो ये डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ मैटर या फिर साइज ऑफ सैंपल। बाहरी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम कहते हैं, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज साइज ऑफ सैंपल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मोलैरिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, हीट हो गए, ठीक है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मास होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी मोलैरिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा वो जगह घेरेगा, उतने ही ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और अगर कोई रिएक्शन करवाते हो तो हीट भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी या रिलीज़ होगी। इंटेंसिव के केस में क्या है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सैंपल और अमाउंट ऑफ वाटर। चलो इसको समझते हैं, इसका मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी चीज़ की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, कोई सिस्टम लिया आपने और आप टेम्परेचर बोल रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपके पास सिस्टम में कोई रिएक्शन हो रहा है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि सिस्टम की खुद की प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे आपके पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक बॉटल ली, ठीक है, उसमें पानी रखा आपने, मतलब 3 वॉल्यूम्स थी, एक वॉल्यूम 1, एक वॉल्यूम 2, ठीक है। आपने क्या किया, कुछ वॉल्यूम पानी पी लिया, जैसे कि पहले अगर इसमें वॉल्यूम V1 तक पानी था तो आपने V2 तक पानी पी लिया, तो क्या हो जाएगा कि डेंसिटी जो है बेटा वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास कम हुआ है तो जगह जितनी वो घेर रहा था वो भी तो कम हुई है, इसीलिए डेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। प्रेशर हो गया, देन विस्कोसिटी हो गई, और आपके पास
कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं, जैसे कि आपके पास मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, मास बाय मास, वेट बाय वेट, पीपीएम, पीपीबी करके, वो सारे के सारे आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, जब हम इसकी बात करें, मोलैलिटी होगी वो, और जितनी भी आपके पास एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स हैं वो सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी, जैसे कि एंथैल्पी हो गई, हीट चेंज, एंट्रोपी होगी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, रैंडमनेस का ऑर्डर बताती है, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया, जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट हमसे कहा गया कि रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की जो रेशो होगी वो इंटेंसिव होगी। अब अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन जो इन दोनों की रेशियो आई ये क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक चीज़ और, जिन टर्म्स के आगे जैसे मोलर एंट्रोपी हो गई, मोलर एंथैल्पी हो गई, ये सारी की सारी क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल भी कह सकते हैं जिसको, स्टेट फंक्शन बोल लीजिए या स्टेट वेरिएबल, वो आपकी चॉइस है। चेंज, स्टेट फंक्शन क्या होता है, चेंज। अब हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेट फंक्शन है ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ अ स्टेट। जैसे मान लीजिए आपने, ये आपका घर है आपका और ये आपका प्लेग्राउंड है। ठीक है, आपने घर से प्लेग्राउंड पहुंचना है, अगर घर से आप निकले हो तो आपने प्लेग्राउंड पहुंचना है। अब आप फॉरेस्ट से होते हुए यानी कि जंगल के रास्ते से होते हुए जा सकते हो प्लेग्राउंड, या फिर मार्केट के रास्ते से होते हुए जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, या डायरेक्ट भी जा सकते हो। इट डजेंट मैटर, स्टेट फंक्शन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जा रहे हो, मुझे फ़र्क पड़ता है कि यहाँ से अगर आप निकले हो तो आपको यहाँ पहुँचना है। तो हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ स्टेट। मतलब अगर ये शुरू हुआ है तो इसको एंड तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो इसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कैसे पहुंच रहे हैं। जैसे कि आपके पास इसके एग्जांपल हो जाएंगे हीट और वर्क, ये क्या है, ये स्टेट फंक्शंस नहीं है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई काम करना है, तो अगर आपने यहाँ से 250 किलो का भार उठाना था, तो 250 किलो का भार जब आप उठाओगे तो क्या होगा, आप 250 किलो का भार यहाँ से भी लेके जा सकते थे, यहाँ से भी लेके जा सकते थे, यहाँ से भी लेके जा सकते, लेकिन इन दोनों रास्तों को जब आप प्रेफर करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। तो हम कह सकते थे कि ये जो चीज़ें आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास एक्चुअल में पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन आपके पास वो स्पीशीज़ होंगी या वो चीज़ें होंगी जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन स्टेट पे डिपेंड कर, लेकिन पाथ फंक्शन डिपेंड करते हैं आपके पास वो कौन सा रास्ता ले रहे हैं इस चीज़ पे भी। अब देखो कि वो कौन सा रास्ता प्रेफर करेंगे, वो चीज़ भी उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि कि जैसे आप बोलो कि यहाँ से उठे और वहाँ चले गए, वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, प्रेशर और वी का आपने ग्राफ ड्रॉ किया, कोई चीज़
यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, यहाँ, यहाँ, देन बैक यहाँ पे। अगर ये पॉइंट ए बी सी डी, ए से गई बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ, अगेन वापस आ गई, तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस आपके पास वो चीज़ें हैं जिसमें वे वापस आ जाती हैं, कम बैक टू सेम स्टेट, जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस आ गए। प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स आपके पास चेंज हो रहे। चेंज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ प्रेशर आपके पास कोई वैल्यू थी तो यहाँ प्रेशर चलो सेम रहा, लेकिन यहाँ पे अगर प्रेशर और वॉल्यूम की कोई वैल्यू थी, यहाँ पे प्रेशर अगर और वॉल्यूम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे चलो कुछ भी वैल्यू रही होगी, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहा लेकिन वॉल्यूम चेंज होगी, यहाँ प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम सेम रही, यहाँ भी यही कंडीशन है, तो आपके पास वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर ओवरऑल ज़ीरो है, चेंज इन एनर्जी ओवरऑल ज़ीरो है, चेंज इन टेम्परेचर वो भी ओवरऑल ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया। लेकिन हीट चेंज जो है वो ज़ीरो नहीं है, एंट्रोपी आपके पास वो ज़ीरो नहीं है, वॉल्यूम में चेंज हुआ वो ज़ीरो है, सॉरी। अब आपने एक चीज़ याद रखना है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी तरह के साइकिल प्रोसेस में, द चेंज इन स्टेट फंक्शंस, द चेंज इन स्टेट फंक्शंस और वेरिएबल्स इज ज़ीरो। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पे अगर आप वापस पहुँच रहे हो तो आपके पास क्या होगा, स्टेट फंक्शन ज़ीरो हो जाएगी। डेल्टा क्यू, हीट का चेंज ज़ीरो नहीं है और वर्क डन आपके पास ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन का हमें पता लग गया, पाथ फंक्शन दोनों आइडिया लग गया। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कितने तरह के आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहे। जैसे कि आपके पास क्या होता है, किसी भी आइडियल गैस के केस में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है तो एनर्जी का भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या होगा आपके पास, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का एक्सचेंज जो है सराउंडिंग्स के साथ नहीं होता, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्मल से याद रखना, हीट की बात करें कि हीट कांस्टेंट है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आइसोबारिक प्रोसेस, बार क्या होता है बेटा, ये प्रेशर की यूनिट है। तो हम आइसोबारिक प्रोसेस के केस में कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके केस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। थर्म मतलब हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा क्यू ज़ीरो है। आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके केस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर के केस में कोई चेंज नहीं आता। फोर्थ है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है। अगर इन सब का हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो
तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, अगर ये प्रेशर है ये वॉल्यूम, जो आइसोबारिक का ग्राफ है वो कुछ इस तरह आएगा। आइसोबारिक क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, और आइसोकोरिक का किस तरह आएगा, ऐसे। इसको हम कह सकते हैं आइसोकोरिक। ठीक है। आइसोथर्मल का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आता है, और इसके ठीक नीचे जो ग्राफ आएगा वो आएगा एडियाबैटिक का ग्राफ। ठीक, यहाँ तक हमें पता लग गया कि इनके ग्राफ्स किस तरह के आते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस बचे वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास इसका फिफ्थ पॉइंट है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो आपके पास ये वो प्रोसेस होगा जिसमें डायरेक्शन जो है, रिवर्सल के केस में डायरेक्शन किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकती है बाय मेयरली चेंज अ स्मॉल चेंज इन अ वेरिएबल लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल के केस में, अगर हमें रिवर्सिबल केस डिफाइन करना हो, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस in which direction may be reversed at any stage by merely a small change in variable like temperature, pressure etc. अगर हल्का सा भी टेम्परेचर और प्रेशर आप चेंज करते हैं तो इसके केस में क्या होता है कि ये आपके पास चेंज आ जाता है। वहीं अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो ये वो प्रोसेस है, ये नॉट रिवर्सिबल है, यानी कि आप इसको रिवर्स कर ही नहीं सकते। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके केस में क्या बनेगा कि ये विच अकर्स इन infinitely small steps। मैं समझाती हूँ इसको रियल लाइफ में कैसे। यानी कि इसको बेहद टाइम लगेगा ख़त्म होने में, इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश। और वहीं अगर आप इरिवर्सिबल की बात करो तो ये फास्ट हो जाएगा, यानी कि एक बार रिएक्शन हुआ तो हुआ, प्रोडक्ट बना तो बना करके आपके पास किस्सा ख़त्म हो। अब देखो, आप इसको ऐसे समझ के चलो, आपने छत से छलांग लगाई और आप नीचे पहुंचना चाहते हो, तो जब आपने छत से छलांग लगा दी, जो कुछ भी हुआ तो वो क्या हो गया, एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, यानी कि आप किसी भी तरह उस वापस नहीं जा सकते अनलेस आपने कोई और फोर्सेस बीच में इंट्रोड्यूस ना की हो। लेकिन अगर रिवर्सिबल की बात करो तो मान लीजिए आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे, तो सीढ़ियों से नीचे आ रहे तो मतलब किसी भी टाइम अगर आपको कोई बोले कि आपने पीछे जाना है तो आप पीछे हट सकते। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल के केस में बीच हवा में लटक रहे हो तो आप वापस नहीं जा सकते ना। तो इरिवर्सिबल का जो प्रोसेस होगा ये फास्ट होगा, और वहीं आपके पास जो रिवर्सिबल का प्रोसेस है ये स्लो होता है। इसके केस में क्या है कि हर स्टेप, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप, यानी कि आप कभी भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा सकते। इसका हर स्टेप जो है इक्विलिब्रियम में है प्रीवियस स्टेप पे, यानी कि अगर आप चौथी सीढ़ी पे हो तो आप किसी भी टाइम पे तीसरी पे या दूसरी सीढ़ी पे जा सकते हो या पांचवी सीढ़ी पे भी जंप कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप इसके केस में बात करें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्विलिब्रियम इज इनिशियली एंड फाइनली एंड नॉट इन बिटवीन। ये क्या होगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, बीच में कहीं आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप बोलो कि आप बीच एयर में स्टैंड होके बोल रहे हो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं।
यहाँ तक हमें पता लग गया कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं। हमने अच्छे से समझ लिया कि आज हम कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, स्कोप क्या है, ऑल करके। अब बाकी हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू बेटा।